साल 2025 भारत के करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा साल रहा। पर सवाल यह है कि जो कुछ भी हुआ वो सच में एक क्रांति थी या फिर बस पुरानी समस्याओं पर एक नई परत चढ़ा दी गई थी। तो आज की इस पड़ताल में हम 2025 के उन बड़े बड़े सुधारों को समझेंगे जिन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का वादा किया। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरी बात की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले इस नंबर को देखिए। 26%। भारत की आबादी का एक चौथाई से भी ज्यादा हिस्सा 14 साल से कम उम्र का है। मतलब करोड़ों युवा दिमाग। तो ऐसे में एजुकेशन रिफॉर्म सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं रह जाती, ये तो सीधे सीधे देश का भविष्य तय करने वाली बात हो जाती है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर सिस्टम में सुधार की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर उन नए नियमों पर नजर डालेंगे जो सब कुछ ठीक करने का वादा कर रहे थे। इसके बाद देखेंगे कि एआई के दौर के लिए स्टूडेंट्स को कैसे तैयार किया जा रहा है, दुनिया के लिए दरवाजे कैसे खुल रहे हैं, और आखिर में उन बड़ी चुनौतियों की भी बात करेंगे जो अब भी रास्ते में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी वो सिस्टम जो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। देखिए, 2025 में जो समाधान लाए गए हैं उनको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर समस्याएं थीं क्या। भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या था जिसे इतने बड़े बदलाव की जरूरत आन पड़ी। देखिए, चुनौतियां बहुत गहरी और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। रटने वाली पढ़ाई का आलम यह था कि क्लास 3 के 76% बच्चे क्लास 2 की किताब तक नहीं पढ़ पा रहे थे। सोचिए। फिर थी स्किल्स की प्रॉब्लम। डिग्री तो है पर इंडस्ट्री वाली स्किल नहीं। नतीजा, 83% बेरोजगार युवा थे। और इन सब की जड़ में दो सबसे बड़ी वजह थी। एक तो पैसों की कमी और दूसरा क्लासरूम में 10 लाख से ज्यादा टीचर्स की कमी। तो ये सिर्फ अलग अलग दिक्कतें नहीं थी, ये एक ऐसे सिस्टम की नींव में दरारें थी जो बस गिरने ही वाला था। तो सवाल उठता है कि इतने उलझे हुए सिस्टम को कोई ठीक करना शुरू भी करे तो कहां से करे। 2005 का जवाब था सबसे ऊपर से शुरू करो, यानी गवर्नेंस से। और लक्ष्य एकदम साफ था, नियमों के इस मकड़जाल को हटाकर एक सिंपल यूनिफाइड ढांचा तैयार करना। और इसी दिशा में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। ये सिर्फ एक और नया कानून नहीं था, ये तो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाले पूरे के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोशिश थी। और ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा था। देखिए, पुराने सिस्टम में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई जैसी कई अलग अलग बॉडीज थीं। संस्थानों के लिए ये एक ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया जैसा था। नई व्यवस्था ने इन सबको एक ही छत के नीचे लाने की बात कही, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी काम के लिए 10 अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय आप सिर्फ एक सिंगल विंडो पर जाना हो। जाहिर है, उम्मीद यही थी कि इससे चीजें आसान होंगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन ये सुधार सिर्फ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज तक ही सीमित नहीं रहे। स्कूल लेवल पर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पेश किया। ये एक ऐसी समस्या थी जिससे पेरेंट्स सालों से परेशान थे। इस कानून ने 4 मेन पिलर्स खड़े किए। हर स्कूल में एक फीस कमेटी होगी जिसमें पेरेंट्स भी शामिल होंगे। फीस तय करने का एक पारदर्शी प्रोसेस होगा। स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। असल में ये एक तरह से पावर को पेरेंट्स के हाथ में देने जैसा था, जिससे उनकी आवाज को ज्यादा अहमियत मिले। अच्छा, रिफॉर्म सिर्फ नियम कानून के बारे में नहीं थे। असली सवाल तो ये था कि क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। और यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, देश के स्किल्स को फ्यूचर रेडी बनाना। और यहाँ फोकस किताबी ज्ञान से हटकर भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था। 2025 में सौर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, यानी स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। ये एक नेशनल लेवल का अभियान था जिसका सीधा मकसद था स्कूली बच्चों को एआई के लिए तैयार करना। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां एआई को अब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक बेसिक स्किल की तरह देखा जा रहा था। तो इस एआई लिटरेसी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोडिंग सीखने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, ये देखना कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है, और हां, इससे जुड़े नैतिक सवालों के बारे में भी सोचना। सौर प्रोग्राम में क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को एआई से इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, जोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एथिक्स पर भी था। लेकिन सबसे जरूरी बात,
इस प्रोग्राम में ये समझा गया कि आप वो चीज़ नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं जानते। इसीलिए स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की तैयारी पर भी बराबर ध्यान दिया गया। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, दुनिया के लिए कैंपस खोलना। 2025 में भारत ने ग्लोबल एजुकेशन मैप पर अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए। नीति आयोग ने इंडियन हायर एजुकेशन के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए एक पूरा स्ट्रैटेजिक रोड मैप जारी किया। अब ये कोई तुरंत लागू होने वाला कानून नहीं था, बल्कि ये भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट था जो ग्लोबल पार्टनरशिप को एक दिशा देने के लिए बनाया गया था। इस रोड मैप के मेन आइडियाज थे ग्लोबल पार्टनरशिप को आसान बनाना, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भारत में काम करने के रास्ते खोलना, स्टूडेंट्स और टीचर्स के एक्सचेंज को बढ़ावा देना और आखिर में इंडिया को एक ग्लोबल एजुकेशन हब के तौर पर स्थापित करना। और ये सब हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, आगे की राह। क्योंकि ये सारे सुधार कागज़ पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़मीन पर इन्हें उतारने का मतलब है कुछ बहुत पुरानी और बड़ी मुश्किलों का सामना करना। पहली और सबसे बड़ी बाधा है पैसा, फंडिंग की कमी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य था कि देश की जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, लेकिन असलियत यह है कि ये खर्च 3 से 4% के बीच ही अटका हुआ है और बिना पर्याप्त फंड के अच्छे से अच्छे सुधार सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। और दूसरी बड़ी चुनौती है टीचर्स की कमी। पूरे देश के स्कूलों में 10 लाख से भी ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है, और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना अच्छे टीचर्स के कोई भी नया सिलेबस या पॉलिसी ज़मीन पर असर नहीं दिखा सकती। तो इन सब का निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो 2025 वो साल था जब एजुकेशन पर बातचीत हमें ये करना चाहिए से बदलकर हम ये कर रहे हैं पर आ गई। ये सिर्फ इरादे से आगे बढ़कर एक्शन लेने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या 2025 के ये ऐतिहासिक सुधार भारत के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी के लिए सच में तैयार कर पाएंगे? या फिर फंडिंग और टीचर्स की कमी जैसी पुरानी चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि वो इस सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।